देखिए क्या होता है। ठीक है, पादपों में परिवहन हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हम लोग का आज टॉपिक है पादपों में परिवहन। ठीक है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाए तो बोला जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। समझ में आ रहा है ना? पादपों में परिवहन क्या होता है? तो पादपों में परिवहन वो होता है जब करके कोई पेड़ है, ये कोई पेड़ है, यहाँ पर इसका कोई पत्ती है। क्या है? पत्ती है यहाँ पर, और इसके जड़ें हैं। क्या है? ये जड़ें हैं। ये मिट्टी है और इसमें पानी है। क्या है? पानी है, मिनरल्स है, वगैरह वगैरह वगैरह। हम जानते हैं कि जब सूर्य की करके लाइट यहाँ पड़ती है, क्या पड़ती है? सूर्य की लाइट यहाँ पड़ती है, सूर्य की लाइट यहाँ पड़ती है। ठीक है ना। CO2 मिलेगा, वाटर मिलेगा, ठीक है ना, मिनरल्स मिलेंगे। तो इस पत्ती में क्या बनेगा? खाना बनेगा। क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज मतलब C6 बनेगा, H12 बनेगा और O6 बनेगा। ठीक है ना, हमें पता है बात। लेकिन यहाँ पर पानी पहुँचा कैसे? हमें तो पता है कि ये जो पत्ती होती है, ये पत्ती के 2 सिरे होते हैं। क्या होते हैं? 2 सिरे होते हैं। एक तो ऊपर से होता है, ऐसे दिख रहा है, और इसको अगर पलाट देंगे पत्ती को तब भी करके एक पीछे के साइड से सिरे होते हैं। पीछे के साइड से अगर पत्ती को सिरे देखा जाएगा तो डॉट 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 बिंदी दिखेंगे। पत्ती में क्या दिखेंगी? डॉट 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 क्या होता है? बिंदी होते हैं। इसी बिंदु को करके रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। ये रंध्र जो होते हैं हमारे कैसे होते हैं? ये हमारे रंध्र ऐसे होते हैं। ठीक है ना। इन्हीं के खुलने और बंद होने से यहाँ क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। तो ये तो पता है कि CO2 इसके माध्यम से अंदर चला जाएगा, पत्ती के अंदर चला जाएगा। लेकिन हमारा जल कैसे, नीचे का जल पानी यहाँ कैसे पहुँचता है? तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि कैसे करके पेड़ में करके पानी जो है एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और जब इस पत्ती में खाना बन जाता है तो वो खाना करे कि यहाँ से लेकर जड़ों तक कैसे जाता है, या करके पेड़ के अन्य भाग तक कैसे होता है। अगर हम बात करें अगर आप देखे होंगे तो एक पेड़ होता है, आप देखे होंगे तो एक पेड़ होता है जिसको आप लगभग देखे होंगे। ठीक है ना। लगभग बहुत टॉल होता है। क्या होता है? बहुत टॉल होता है। नहीं बाबू, खजूर का पेड़ जो होता है, खजूर का पेड़, हाँ, हो सकता है कि हम अच्छे से न बना पा रहे हों। ठीक है ना। या अगर आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, वो खजूर का पेड़ ऐसे बन जाएगा। ठीक है ना। ये लंबा हो गया। ठीक है ना। और ऐसे उसमें डंठल होता है, पत्ते होते हैं। ठीक है ना। इन पत्तों में सब ऐसे 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 होते हैं, ऐसे होता है ना। हाँ, हाँ, ठीक है ना। ऐसे पेड़ होता है। ये बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था कि ये जो होता है स्टीम जो होता है इसका, ये काफ़ी लंबा होता है। क्या होता है? काफ़ी लंबा होता है, और नीचे का पानी यहाँ तक पहुँच जाता है,
अगर इस पर मान लीजिए कि नारियल अगर हो रहा है, नारियल का पेड़ है, इसमें नारियल हो रहा है, क्या हो रहा है, नारियल अगर हो रहा है इस पर, ठीक है ना, नारियल इस पर हो रहा है, नारियल अगर इस पेड़ पर हो रहा है तो आप जानते हैं कि इस नारियल में पानी भी होता है, वाटर होता है ना बाबू। तो हम ये सोचेंगे कि कैसे ये पानी यहाँ तक पहुँचा। आखिर पानी तो बंद नारियल में कहाँ से आएगा, अंदर से ही आएगा, बाहर से तो आकाश से आएगा नहीं, हवा से आएगा नहीं। तो ये पानी कहाँ तक पहुँचा, तो ये हमारा परिवहन के माध्यम से होता है, जिसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट करके रोड्स वगैरह में होते हैं, ठीक है ना, सड़कों पर होता है, एक सामान को हम ट्रक से, गाड़ी से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, व्हीकल तक ले जाते हैं, व्हीकल से ले जाते हैं। वैसे करके पेड़ पौधों में भी एक जगह से जाने के लिए दूसरे जगह से जाने के लिए क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। क्या होते हैं, वेन्स होते हैं। आइए अब हम समझते हैं। तो जो ये वेन्स होते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाते हैं, तो ये जो वेन्स होते हैं क्या होते हैं, ये जनरली दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। जनरली ये दो तरह के होते हैं। तो जनरली ये वेन्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक ये और एक ये। एक को कहते हैं जाइलम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक को कहते हैं फ्लोएम। ठीक है ना, क्या कहते हैं, हाँ। जाइलम क्या होता है, तो जाइलम का काम होता है नीचे से किसी भी चीज़ को ऊपर पहुंचाना, नीचे से किसी भी चीज़ को ऊपर पहुंचाना, जनरली वाटर को, किसको, जल को। तो याद रखना कि जब जल को अगर जड़ से ऊपर ले जाना होगा तो कौन लेकर जाएगा, जाइलम लेकर जाएगा। कौन लेकर जाएगा, जाइलम लेकर जाएगा। और अगर खाने की बात करें तो जो पेड़ में खाना बन जाता है उसको, हाँ, जड़ के माध्यम तक आता है, किसके माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से आता है वो। ठीक है, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं। आइए अब हम चैप्टर को समझते हैं। अब कह रहा है कि पादपों में परिवहन करके, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह करके CO2 करके सरल यौगिक लेते हैं। ठीक है ना, हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप करके किस तरह करके CO2 करके सरीखे करके सरल यौगिक क्या करते हैं, लेते हैं। तो हम पहले करके चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरह से करके क्या करते हैं, CO2 सरीखे सरल यौगिक करके लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल करके युक्त अंगों करके विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। ठीक है ना, हमें समझ चुके हैं कि करके CO2 करके पौधे कैसे लेते हैं, करके सरल सरीखे यौगिक करके लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण करते हैं, क्लोरोफिल करके युक्त अंगों जैसे विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। ऐसे अंग करते हैं, पत्तियों में करते हैं। किस में करते हैं, पत्तियों में करते हैं। इन पत्तियों में क्या भरा होता है, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है। ये क्लोरोफिल क्या होता है, तो इसका रंग हरा होता है। क्या होता है, हरा वर्णक होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, ऊर्जा में बदल देते हैं। ये सूर्य के प्रकाश को क्या करते हैं, ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं ये क्लोरोफिल। ठीक है ना, आगे देखिए, पादप कर रहा है कह रहा है कि पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से करके प्राप्त की जाती है। करके पादप जो होते हैं शरीर के लिए जो निर्माण की सामग्री होती है, अपने को डेवलप करने के लिए जो पदार्थ होते हैं वो अलग से प्राप्त करते हैं। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है। ठीक है ना, और जो पौधे होते हैं वो अपने निर्माण के लिए, अपने शारीरिक निर्माण के लिए किस किस चीज़ का लेते हैं, तो नाइट्रोजन लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं और दूसरे खनिज लवण के लिए वो किससे रिलेट करते हैं, मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है वो मृदा से ले लेते हैं। नाइट्रोजन कैसे लेते हैं, मृदा से। फास्फोरस किससे लेते हैं, मृदा से। खनिज और मिनरल्स किससे लेते हैं, मृदा से लेते हैं। इसीलिए जब हम लोग खेती करते हैं तो अपने तरफ से भी फास्फोरस उसमें हम लोग डालते हैं। ठीक है ना, पोटास वगैरह, फास्फोरस वगैरह हम लोग उसमें डालते हैं।
इसलिए हाँ यूरिया करके इन करके पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा होता है। अब किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा। इन पदार्थों को जमीन में से कहाँ से खींचते हैं? वो जड़ों द्वारा खींचते हैं, जो मृदा के संपर्क में रहती हैं। किसके संपर्क में रहती हैं? मृदा के संपर्क में रहती हैं करके किया जाता है। यदि करके मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में दूरी बहुत कम है तो ऊर्जा व कच्ची करके सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो जाती है। मान लीजिए कि जो ये मान लीजिए कोई छोटा पौधा है, क्या है? कोई छोटा पौधा है, ठीक है ना। ये मृदा है, क्या है? मृदा है। तो इससे अगर कोई मिनरल्स वगैरह इस पेड़ को इस पौधे को अगर लेना होगा तो बहुत आसानी से विसरित हो जाएगा। विसरित मतलब कि ये करे कि इनके कोशिकाओं में घुल के ऊपर बढ़ जाएगा, कोशिकाओं में घुल के क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज़ अगर एक बड़े से पेड़ के लिए कर दिया जाए, एक बड़े से पेड़ के लिए कर दिया जाए तो यहाँ से मिनरल्स जो है कि सिर्फ घुल के ऊपर नहीं जा सकता है, सिर्फ घुल के ऊपर नहीं जा सकता है। जैसे आप एक रुई देखे होंगे तो रुई क्या होता है कि अगर रुई बहुत छोटा है तो उसका एक सिरा करके पानी में अगर डालेंगे थोड़ा सा है तो दूसरा सिरा गीला हो जाएगा, उसी को विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। सघन से करके पतले की तरफ सांद्र की ओर करके तनु की ओर बढ़ना, ठीक है ना। लेकिन अगर रुई की बहुत लंबी आप करके एक लरी बना देते हैं और एक सिरा पानी में डालते हैं तो ऊपर तक वो पानी नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है ना। तो फिर हमको एक वैक्यूम सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमको मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। वही मैकेनिज्म जो है कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक तो हो गया, तो आसानी से विसरित हो सकती है यदि पादप शरीर की, कह रहा है कि यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए हेलो, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, हाँ ठीक। तो कह रहे कि यदि पादप शरीर की करके अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। अगर ये दूरी बढ़ गई, अगर इस जड़ की, ठीक है ना, अगर इस जड़ की कह रहे की दूरी कह रहे की और इससे क्या हो गई? पत्ते से बढ़ गई तो क्या होगा? कह रहे कि पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। तब सिर्फ विसरण माध्यम से पानी या जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, फास्फोरस होते हैं, ऊपर नहीं पहुँचेंगे। ऐसी परिस्थितियों में परिवहन एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है। इसलिए हमको ऐसी परिस्थितियों में एक मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। विभिन्न करके शरीर अभिकल्पना में अलग अलग शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग होती है। अब हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं वो अलग अलग आकृति के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, तो सबके लिए अलग अलग क्या होती है? ऊर्जा की हमारी रिक्वायरमेंट होती है। करके पादप प्रचलन नहीं करते हैं। पादप क्या होते हैं? प्रचलन नहीं करते हैं, मतलब पौधे चलते नहीं हैं करके। और पादप का शरीर एक बड़ा अनुपात अनेक करके उत्तकों में मृत कोशिकाओं का होता है, और जो पौधे होते हैं उनका अधिकतर जो शरीर होता है वो मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं कि उत्तक क्या होता है। तो कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं? उत्तक बनते हैं। और जिनमें कार्य की जान नहीं होती है वो उत्तक मृत उत्तक हो जाते हैं। क्या होते हैं? मृत उत्तक हो जाते हैं। और जो पौधों को रिजिड देते हैं, रिजिड मतलब स्टेबिलिटी देते हैं, जो हार्डनेस देते हैं, वो मृत उत्तक ही देते हैं, डेड सेल ही देते हैं, ठीक है ना। करके इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो और उनमें अधिकतम जो होता है, किसी पौधे में अधिकतम जो पार्ट्स होता है वो करके डेड सेल का होता है। और जब डेड सेल है तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा का यूज नहीं करेगा, इसलिए पौधों में बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तथा वे अपेक्षाकृत धीमी करके वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं।
अब हम लोग क्या होते हैं कि हमारा जितना भी शरीर बना है वो सब जिंदा कोशिका से बना है। किससे बना है? जिंदा करके लाइव सेल हैं, और लाइव सेल है प्लस हम लोग करके मूव भी हो सकते हैं, मूवेबल भी हो सकते हैं, हम लोग करके बोलते भी हैं, हम लोग सोचते भी हैं, हम देखते भी हैं। तो हमारे लिए करके ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है करके कंपेरिजन टू करके प्लांट्स। प्लांट तो कहीं चलते नहीं है, तो जब चलते नहीं है तो थकेंगे नहीं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। प्लांट बोलते नहीं है, प्लांट देखते नहीं है, तो ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उनमें हमारे जैसा एक्टिविटी नहीं होता है, जिसके कारण उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्या होती है? कम हो जाती है, और हमारे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। प्लस उनका जो मैक्सिमम जो बॉडी होता है वो क्या होता है? डेड सेल से बना होता है। किससे बना होता है? डेड सेल से बना होता है, और डेड सेल में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं के बराबर होती है। ठीक है ना? नहीं के बराबर होती है। तो कह रहे हैं कि वे जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचलन करते हैं लंबे वृक्षों में बहुत अधिक हो सकती हैं। ठीक है ना? तो इसलिए कर कि जिन दूरियों का प्रचलन करते हैं, जैसे जड़ से लेकर पत्ती तक, तो जो बड़े बड़े वृक्ष हैं इनमें ये दूरी क्या हो सकती है? ज़्यादा हो सकती है। जैसे मैंने आपको ताड़ का पेड़ बताया, मैंने आपको नारियल का पेड़ बताया, या इससे बड़े बड़े भी जंगली पेड़ होते हैं। करे कि पादप कर है कि वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री वहन करेगा। पादप क्या करेगा? पादप जो वहन तंत्र है, वहन तंत्र मतलब जो परिवहन तंत्र है, जो इसका सिस्टम है, मैकेनिज्म है, जो पानी को ले जाएगा या खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, वो क्या करेगा? पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ को तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का क्या करेगा? वहन करेगा। मैंने बताया ना, दो तरह से चीज़ें करेगा। एक क्या करेगा? एक तो जड़ वाली चीज़ों को क्या करेगा? ऊपर लेकर जाएगा, और एक पत्तियों से चीज़ों को कहाँ लेकर आएगा? नीचे लेकर आएगा। ठीक है ना? वहन करेगा। ये दो पथ करके स्वतंत्र करके संगठित करके चालन नलिकाओं से क्या करते हैं? निर्मित करते हैं। और ये दो पथ जो होते हैं वो स्वतंत्र संगठित चालन करके, ये दो पथ जो होते हैं करके संगठित चालन नलिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। जो ऑलरेडी मैंने दो नलिकाएं बताई हैं उसके माध्यम से ये लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। एक जाइलम है और करके जो मृदा से प्राप्त करके जल और खनिज लवणों को वहन करता है। हमने बताया ना जाइलम को। तो एक जाइलम होता है जो नीचे से करके किसी भी मटेरियल को, जैसे जल हुआ, लवण हुआ, ठीक है, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस हुआ, आपस में घुलित करके, जल में घुलित करके कहाँ तक ले जाएगा? पत्तियों तक ले जाएगा। दूसरा फ्लोएम होता है जो पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पाद संश्लेषित होते हैं, जहाँ खाना बनते हैं, करके पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। हम इन उत्तकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। हम इन उत्तकों के बारे में कहाँ पढ़ चुके हैं? कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं। अगला है जल परिवहन। अब हेडिंग हो गया कि जल परिवहन कैसे करके जड़ से करके जल ऊपर तक जाता है। ठीक है ना? आइए देखते हैं। करके जाइलम जो है, जाइलम करके उत्तकों में जड़ों तथा तनों और पत्तियों की वनिकाओं तथा वाहिकाओं आपस में करके जुड़कर क्या होते हैं? जल संवहन वनिकाओं का एक करके सतत करके जाल बनाती है, जो पादप के सभी भागों में क्या होता है? संबंध होता है। करके जाइलम, जो जाइलम होते हैं वो जड़ों में करके, तनों में और पत्तियों की वनिकाओं तथा वाहिकाओं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाते हैं। मतलब पेड़ पौधों में क्या करते हैं? ये एक जाल बनाने का प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं? ये पेड़ पौधों में क्या करते हैं? एक जाल बनाने का क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। यहाँ से लेकर कर की जड़ें पूरी फैली होती हैं, ठीक है ना? यहाँ से लेकर पूरे पत्तियों में क्या होते हैं? जाल क्या होते हैं? फैले होते हैं। ठीक है ना? जो पादप के सभी भागों से संबंध होता है। और ये जाल कहाँ होते हैं? हाँ, करके पेड़ पौधे के सभी भागों से जुड़ा होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में रहती हैं, और जो जड़ों की कोशिकाएं वो कहाँ संपर्क में रहती हैं? मृदा के संपर्क में रहती हैं। ठीक है ना? संपर्क में रहती है। और वे सक्रिय रूप से आयन को प्राप्त करती हैं। मतलब सक्रिय रूप से क्या करती हैं? आयन को, ऊर्जा को प्राप्त करती हैं। यह जड़ और मृदा के मध्य करके आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर की समाप्त करने के लिए मृदा से करके जल जो है जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है, जो लगातार ऊपर की ओर ढकेलता है। ठीक है ना? कोशिकाओं में अगर बात करेंगे हम, कोशिकाओं में ध्यान दीजिए, ये जो सेल होता है, ठीक है ना, तो बाहरी एक दबाव होता है, एक आंतरिक दबाव होता है। सेल के अंदर दबाव होता है, क्या होता है? बाहरी होता है, और सेल के अंदर होता है। जो सेल के अंदर का जो दबाव होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू बाहर।
कंपेरिजन टू क्या होता है, बाहर। अब इधर चूंकि लिक्विड होता है, इधर करके तनु होता है, पानी क्या होता है, जल तनु होता है, इधर क्या होता है, सांद्र होता है। क्या होता है, तो पानी की खासियत होती है कि क्या करता है कि वो तनु से सांद्र की ओर बढ़ता है। किधर से बढ़ता है, तनु से सांद्र की ओर बढ़ता है। जैसे कि अगर करके किसी मध को करके पानी में गिरा दिया जाए तो मध धीरे धीरे क्या हो जाएगा, घुल के पानी को इक्वल करने का प्रयास करेगा। उसके जो करके, क्योंकि मध जो होता है बहुत डेंस होता है, बहुत गाढ़ा होता है, और जब वो पानी में गिरेगा तो उसके जो एटम होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो फैल के पूरे पानी में इक्वल करके आने की कोशिश करेंगे। इसीलिए करके जो मिट्टी वगैरह में जो पानी होता है वो इन सेल्स में पहुँच जाता है। और चूँकि दो काम होता रहता है एक ही साथ, यहाँ से करें कि वेपराइजेशन के माध्यम से पानी लगातार उड़ता रहता है। क्या रहता है, लगातार उड़ता रहता है, H2O उड़ता है, और यहाँ पर करके सेल पानी को ऑब्जर्व करता है। इस तरह से एक चैनल बन जाता है। क्या बन जाता है, एक चैनल बन जाता है ऊपर तक पानी को जाने का। और यहाँ से सन पानी को खींचता है, नीचे से पानी जाता है, ऊपर से सन खींचता है, नीचे से पानी जाता है, ऊपर से सन खींचता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि जल स्तंभ का निर्माण करता है, यही जल स्तंभ जो बता रहे हैं ना, नीचे से ऊपर तक का एक पूरा पाइपलाइन बन जाता है, इसी को जल स्तंभ कहते हैं, जो लगातार ऊपर की ओर ढकेला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं होता। कर कि जो बहुत बड़े पौधे होते हैं, बहुत बड़े पौधे होते हैं, तो ये कर कि पानी जो होता है वहाँ तक पहुँचाने में पर्याप्त नहीं होता है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई बिंदु तक जल पहुंचाने की कोई और युक्ति करते हैं। तो पादप क्या करते हैं, जाइलम के माध्यम से जो नस होता है उसके माध्यम से पानी को करे कि ऊंचाई तक पहुंचाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ जैसे मैंने फोटो बनाया, ये मिट्टी का लेयर है, ये जड़ें हैं, ये पानी मूव हो रही है, किधर हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है। किधर हो रही है, ऊपर की ओर हो रही है। और देखो ये पानी कहाँ कहाँ मूव हो रहा है, और यहाँ जलवाष्प बन के पानी निकल रहा है, दिख रहा है। ये पानी क्या हो रहा है, सूर्य, हाँ सूर्य इन पानी को क्या कर रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है ना। अब पानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। कर कि यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं द्वारा हो जाता है। कर कि यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, कि हाँ ये माना जाता है कि मान लेते हैं कि पादप के पास पानी की कोई कमी नहीं है, ये मान लिया जाए। तो कह रहे कि जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि होती है, ठीक है ना। रंध्र क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा अंग्रेजी में कहा जाता है, वो रंध्र छिद्र होते हैं, पत्तियों के वो हिस्से होते हैं, पीछे होते हैं, डॉट टाइप के होते हैं, जिससे पत्तियां सांस लेती हैं। क्या होती हैं, तो जब वो अपने रंध्र को खोलते हैं तो उसी के साथ वाष्पन भी हो जाता है। क्या होता है, वाष्पन होने का मतलब कि जल उसे उड़ जाता है। क्या होता है, तो पत्तियों में जल की कमी हो गई। पत्तियों में जब जल की कमी होती है तो उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा होता है। तो फिर उसमें जो पानी की कमी होती है उसको कौन भरेगा, तो जाइलम वाहिकाएं भर देती हैं। वास्तव में कोशिका से करके जल के अणुओं का वाष्पन एक करके चूषण उत्पन्न करता है। अगर कि वास्तव में हाँ, कोशिका से करके जल के अणुओं का वाष्पन, कोशिका से कैसे जल के अणु को खींचने का काम, सोचिए सूख, हाँ चूसने वाला काम करता है। कैसे आप करके स्ट्रॉ डाल देते हैं चाय में और उसको खींच के पी लेते हैं, वैसे ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे की कोशिकाओं से जल को क्या करते हैं, लगातार खींचते रहते हैं। जो जल को जड़ों से उपस्थित जाइलम कोशिकाओं के द्वारा खींचता है पादप के वायवीय भागों द्वारा। वायवीय भाग मतलब क्या होता है बाबू, वो भाग जो वायु के संपर्क में रहता है, वो भाग जो वायु के संपर्क में रहता है। वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। तो कह रहे कि पादप के वायवीय भागों द्वारा, जो देखो हवा के संपर्क में, जो किसके संपर्क में है, हवा के संपर्क में है, इसके माध्यम से जो पानी की हानि होती है, जो पानी करके उड़ जाता है, जो पानी क्या होता है, चला जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। करके अतः वाष्पोत्सर्जन करके जल के अवशोषण एवं जल से करके पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय करके खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है। अतः करके जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो क्या होता है, जल के अवशोषण, क्या होता है, जल के अवशोषण एवं करके जड़ से करके पत्तियों तक जल तथा उसमें विलय खनिज लवणों के ऊपरीमुखी गति में सहायक होता है। तो वाष्पोत्सर्जन किस में सहायक होता है,
कि जल के अवशोषण में सहायक होता है, जल को खींचने का काम करता है। मैंने बताया ना कि ऊपर से जब वाष्पोत्सर्जन होगा, जब ऊपर से वाष्पोत्सर्जन होगा तो नीचे से पानी को क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा, नीचे से पानी को क्या किया जाएगा, खींचा जाएगा। तो कह रहे कि अवशोषण में काम होता है। उसके बाद क्या करता है, जड़ से पत्तियों तक जल को ले जाता है तथा उसमें विलीय खनिज लवण को। अब ये जो पानी है, यहाँ पर पानी है, इसमें सारा नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह इसमें मिल जाता है और ये पानी के साथ क्या होता है, घुल के ऊपर चला जाता है। जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं तो जो हमारे बॉडी में पानी चढ़ाया जाता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, डॉक्टर इंजेक्शन से दवा डाल देते हैं। अब वो पानी के माध्यम से दवा भी हमारे शरीर में क्या होता है, पहुंच जाता है। वैसे ही क्या करता है कि इस जल में कह रहा है कि जो भी लवण होते हैं, खनिज लवण होते हैं, वो घुल जाते हैं और घुल के क्या होते हैं, वो वेन्स के माध्यम से कहाँ पहुंच जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। जल के वहन में मूल दाब करके रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होती है। हाँ, जल करके जो जल होते हैं, जल के वाहन में जो जल ऊपर की ओर मूव करता है, जल के वाहन में जो मूल दाब होता है, मतलब जो प्रेशर क्रिएट होता है, वो रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है। दिन में जब रंध्र खुलते हैं और जैसे दिन में रंध्र खुलेगा, वाष्पोत्सर्जन करके कर्षण करके जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक करके बल होता है। तो पौधे, इसीलिए कहा जाता है ना कि कभी पौधों में पानी कब देना चाहिए, सुबह की शाम देना चाहिए, शाम को देना चाहिए। पौधों में पानी कब देना चाहिए, शाम को। आप हाँ, हमेशा पौधों में शाम को पानी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। कैसे, अगर सुबह देना हो शाम, पानी तो दोनों टाइम दे सकते हो, लेकिन शाम को इसलिए दोगे कि जैसे शाम को दोगे उसमें बताया ना कि प्रेशर ज़्यादा होता है। क्या होता है, जो कोशिकाएं होती है उसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रेशर ज़्यादा के माध्यम से क्या होता है, कोई पानी को खींच लेता है। क्या करता है, पानी को खींच लेता है, और पूरा कोशिकाएं पानी से लबालब भर जाती हैं। और जैसे ही मॉर्निंग होता है, सन निकलेगा भोर में, वैसे खाना बनाने का काम क्या होता है, शुरू कर देता है। अगर तुम मॉर्निंग में पानी दोगे तो तुम लेट हो जाओगे, क्योंकि तुम 7 बजे 6 बजे 8 बजे से पहले पानी दोगे नहीं, और उसका खाना बनाने की प्रक्रिया तब तक क्या हो गई रहेगी, शुरू हो जाएगी, ख़त्म नहीं, शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा लेट हो जाएगा। और तुम रात को दे दोगे तो सुबह सारा तैयारी कर लेगा। जैसे तुमको कल को ट्रेन पकड़ना रहता है तो हम क्या करते हैं, रात को सारा सामान पैकिंग कर लेते हैं, और सुबह हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है निकलना। सेम पौधे भी ऐसा करते हैं, अगर उनको मॉर्निंग में खाना बनाना रहता है तो शाम को पानी उन्हीं प्रचुर मात्रा में लेकर अपना स्टोर कर लेते हैं। तो हमें पौधों में कभी भी शाम को पानी देना हमारे लिए क्या होता है, ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। करके भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। अब ये तो हमको पता चल गया कि भैया पानी कैसे करके क्या करते हैं, ले जाते हैं पौधे। ये तो पता चल गया कि पौधे कैसे पानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अब हमको ये पता करना है कि जो खाना बन गया, इन पत्तियों में जो खाना बन गया, इन पत्तियों में जो खाना बन गया मतलब क्या हो गया, C6H12O6 बन गया। जो ग्लूकोज बन गया, इस ग्लूकोज को पेड़ के अन्य भागों तक कैसे पौधे ले जाते हैं, अब हमको ये पढ़ने का काम है। मतलब अब किसके बारे में हमको पढ़ना है, तो एक्चुअल में हमको किसके बारे में पढ़ना है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, फ्लोएम के बारे में पढ़ना है। तो कह रहे कि अतः, कह रहे कि कहाँ थे हम, हाँ, करके अब तक करके हम पादप में जल और करके खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं उपापचयी क्रियाओं के करके उत्पाद, विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण की, जो पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है। करके अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। करके प्रकाश संश्लेषण के लिए विलेय उत्पादों का वहन, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए जो विलेय पदार्थ होते हैं उसका करके उत्पादों का वहन क्या कहलाता है, स्थानांतरण कहलाता है। और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम करके किसके द्वारा होता है, फ्लोएम नामक करके भाग के द्वारा होता है। ठीक है ना। प्रकाश करे कि प्रकाश के संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल क्या करता है, अमीनो अम्ल तथा अन्य पादपों का परिवहन भी करके करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा करके वृद्धि वाले अंगों में क्या करके ले जाए जाते हैं। तो कह रहे कि खाने भोज्य पदार्थ के साथ साथ जो हमारा जो फ्लोएम होता है वो और काम करता है क्या, तो वो करता है कि अमीनो अम्ल का करके अमीनो अमीनो अम्ल का वहन करता है। क्या करता है, अमीनो अम्ल का वहन करता है। ये अमीनो अम्ल क्या होते हैं, तो ये अमीनो अम्ल करके जड़ में स्टोर होते हैं। कहाँ होते हैं, जड़ में स्टोर होते हैं, फलों के अंदर स्टोर होते हैं। तो ये फ्लोएम के माध्यम से ले जाया जाता है। ठीक है ना, जो वृद्धि वाले भाग हैं वहाँ तक ले जाया जाता है।
ठीक है, क्योंकि भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण करके संलग्न साथी कोशिकाओं की सहायता से करके चालनी नलिका में करके ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। करके जो भोजन होता है करके भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण, भोजन के साथ जो अन्य पदार्थ होती है उसका स्थानांतरण जो होता है वो संलग्न साथी कोशिका की सहायता से, जो एक दूसरे कोशिका जो होती हैं उसके सहायता से चालनी नलिका में करके ऊपरीमुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। मतलब करके पेड़ के ऊपर भी और पेड़ के नीचे भी दोनों तरफ करके ये होता है। करके जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है से विपरीत करके फ्लोएम के द्वारा स्थानांतरण है। करके जाइलम क्या करता है, जाइलम नीचे से ऊपर ले जाता है। कहाँ ले जाता है, नीचे से ऊपर की ओर ले जाता है, जबकि फ्लोएम नीचे भी ले जाता है और ऊपर भी ले जाने का काम करता है, जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। ठीक है ना। सुक्रोज सरीखे पदार्थ फ्लोएम करके उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा ही स्थानांतरण होते हैं। और जो सुक्रोज होते हैं, जो C6H12O6 होता है, उसमें जो सुक्रोज होते हैं पदार्थ होते हैं वो फ्लोएम उत्तक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से ही क्या होता है, स्थानांतरित होते हैं। तो ये कैसे बढ़ते हैं, ये बढ़ने का जो ऊर्जा इनको प्राप्त होता है वो कहाँ से, जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऊर्जा मिलती है उसी ऊर्जा का इस्तेमाल ये क्या करते हैं, सब एक जगह से पदार्थ को दूसरी जगह ले जाने में करते हैं सब। यह उत्तक का करके परासरण दाब करके बढ़ा देता है, जिससे जल करके उसमें प्रवेश कर जाता है। यह जल करके यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उत्तक तक ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। जहाँ दाब कम होता है यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पादपों का क्या करता है, स्थानांतरण करता है। क्या करता है, यह फ्लोएम को पादपों की आवश्यकता के अनुसार, जो फ्लोएम है उसको पादपों की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण, मतलब जितनी ज़रूरत होती है उतना वो पदार्थ क्या करता है वहाँ भेज देता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के उत्तक में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है। क्या होता है, करके उदाहरण के लिए जो बसंत ऋतु होता है उसमें जड़ व तने के उत्तक में, जो जड़ और तना होता है, जड़ मतलब नीचे, तना मतलब ऊपर के उत्तकों में जो भंडार